दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपने लेब असिस्टेंट के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक अपन जैसे अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आज चर्चा करेंगे वायुदाब की चर्चा अपन ने पहले कर ली है, तो आज अपन चर्चा करेंगे जलवाष्प की, ठीक है ना। तो जलवाष्प जो वायुमंडल में जल की मात्रा है ना, उसकी बात करेंगे अपन। तो आज का टॉपिक अपना होगा वायुमंडल में जल, ठीक है। तो वो जल जो वायुमंडल में जल है, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वायुमंडल में जल की जो मात्रा है जलवाष्प के रूप में रहती है। किस रूप में रहती है? जलवाष्प के रूप में रहती है। वायुमंडल में जल की मात्रा जलवाष्प के रूप में रहती है। यह जलवाष्प हवा के कुल आयतन का 1 से 4% भाग तक होती है, ठीक है। अब कई जगह ये 0 से है और कहीं एनसीईआरटी जो है आरबीसी में 0 से 4 है, कहीं 1 से 4 है। तो इसमें अपन यदि आरबीसी एनसीईआरटी दोनों को यदि देखें तो अपनी एनसीईआरटी में इसको 0 से 4 माना गया। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जलवाष्प नगण्य है, ठीक है ना, कहीं 104 है। यदि ऑप्शन आता है कि वायुमंडल के आयतन में कुल जलवाष्प की मात्रा है, उसमें 1 से 4 आता है तो ये भी सही माना जाएगा, और 0 से 4 आता है तो ये भी सही माना जाएगा, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन सही है, कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि दोनों साथ नहीं आएंगे कभी भी। 0 से 4 1 से 4 दोनों साथ नहीं आते, ठीक है। और यदि औसत जलवाष्प की मात्रा पूछ ले तो औसत पूछ ले तो आपको 2% करनी है, ठीक है ना। औसत 2, ठीक है, और कुल में 0 से 4, और कई बुक्स में आरबीसी पुरानी जो बुक है उसमें 1 से 4 आता है, तो वो भी सही है, ठीक है। आगे अपन देखें तो जलवाष्प है वायुमंडल में जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है उसको अपन किस रूप से जानते हैं? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको अपन बोलते हैं, आर्द्रता के रूप में इसको देखते हैं। आर्द्रता में यदि अपन देखें तो इसके कई प्रकार है। मुख्य रूप से कई प्रकारों में जैसे एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता। सामान्य तौर पे अपन देखें तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? हवा में तापमान के अनुसार पाई जाने वाली आर्द्रता की मात्रा। अब इसमें वो नहीं है कि कितनी कम और ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी मात्रा है हवा के अंदर है, जलवाष्प की जितनी मात्रा है, ठीक है ना, तो उसको अपन यदि इसको ये भी न लिखें, अपन तापमान के अकॉर्डिंग न लिखें, हवा में पाई जाने वाली जलवाष्प की मात्रा, ठीक है ना। यह आर्द्रता की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? निरपेक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? निरपेक्ष कहलाती है। इसे ग्राम प्रति घनमीटर में व्यक्त किया जाता है। ग्राम प्रति घनमीटर में व्यक्त किया जाता है। ग्राम प्रति घनमीटर में इसे व्यक्त किया जाता है। नोटिस में लाए इस चीज़ को, तो ये इसकी इकाई है, इसको ध्यान रखना। ग्राम मीटर प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में इसको व्यक्त
किया जाता है। एक दूसरी जो होती है उसका नाम है जी सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता में क्या होता है, वायु में एक तापमान पर उसकी क्षमता की तुलना में, वायु में एक तापमान पर उसकी क्षमता की तुलना में पाई जाने वाली आर्द्रता की मात्रा क्या कहलाती है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। सापेक्ष जो शब्द है ना वो अपन तुलना करने के लिए काम में लेते हैं भाई। सापेक्ष जो शब्द है ना वो, निरपेक्ष जो शब्द है वो सीधा आंकड़ा होता है, जितनी मात्रा है सीधी है। जैसे कि रमेश को 60% अंक आए तो ये वो उसका निरपेक्ष आंकड़ा है, रमेश के 60% अंक आ गए, सीधा आंकड़ा है उसका। तुलनात्मक यदि अपन देखें तो कहेंगे रमेश को महेश से 10% अधिक अंक आए तो वो सापेक्ष है। वो क्या है, सापेक्ष आंकड़ा है, वो तुलनात्मक है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष और इसको बोलेंगे सापेक्ष, ठीक है। अब इसमें तीसरा बिंदु है संतृप्त हवा। थोड़ा नजले की सी समस्या है। संतृप्त हवा किसे कहते हैं, यानी हवा में उसकी क्षमता के अनुसार आर्द्रता होना संतृप्त कहलाती है। क्या कहलाती है, संतृप्त हवा कहलाती है। यानी जितनी उसकी क्षमता है उसको संतृप्त कहेंगे। अर्थात अब इससे अधिक नमी धारण करने की क्षमता नहीं है उस हवा में अब इससे अधिक नमी धारण करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं जी संतृप्त हवा। यानी उसमें संतृप्तता आ गई है, यानी वो पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है, उसकी कैपेसिटी अब आगे नहीं है कि वो आगे और अधिक नमी धारण कर सके, ठीक है ना। और जिस तापमान पर हवा में, अगला बिंदु है देखो सिमिलर सा ही है, औशांक। जिस तापमान पर हवा में संतृप्तता आती है उसे औशांक बोलते हैं, उसे औशांक कहा जाता है। समझ गए, जिस तापमान पर संतृप्तता आ जाती है तो उसका क्या कहलाता है भाई, औशांक कहलाता है, ठीक है ना। जिस तापमान पर संतृप्तता आ जाए उसको उसका औशांक कहा जाता है। तो यहां से नोट कर ले। It's 5:58 p.m. By the way, airplane mode is on, so you won't hear me notification. तो संतृप्तता जिस तापमान पर
हवा में संतृप्तता आती है उसको उसका औसांक कहते हैं। ठीक है, ये हो गई अपना औसांक। तो अगला बिंदु इसमें है, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है, फिर भी अपन कोशिश करेंगे। तो नोट कर लें, अगला बिंदु इसमें है गुप्त ऊष्मा। यानी गुप्त ऊष्मा क्या है? हवा के जिस तापमान पर, हवा के जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होता है उसे उससे तापमान को उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उस तापमान को उसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा यानी जिस तापमान, हवा के जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू कर देता है, तो वो तापमान जो है, चाहे वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो या वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जो भी हो, वो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है ना। तो ये आर्द्रता के जो प्रकार है वो इस रूप में है, यानी इसके जो मापक की कई इकाइयां हैं वो सापेक्ष, निरपेक्ष, संतृप्त हवा, ठीक ना, उस हवा उसकी गुप्त ऊष्मा, कई वर्ड जो है प्राय अपन देखते हैं और अपने दैनिक जीवन में भी इन वर्डों को अपन यूज करते हैं। एक होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन अब ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? इसमें जलवाष्प का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन होता है। ठोस रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन जलवाष्प का सीधे ठोस रूप में, किसमें? ठोस रूप में कन्वर्जन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे नौशादर कपूर वगैरह होता है ना, कपूर, तो वो एज गैसीय अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में होता है, ठोस से सीधा गैस में होता है। यानी इसमें होता क्या है? गैस का सीधे ठोस में कन्वर्जन होता है। ठीक है ना, ये ऊर्ध्वपातन है। और ठोस का पुनः गैस बन जाता है। ठीक है ना। तो मुख्य जो कारण इसमें अभिक्रिया यही है, गैस का सीधे ठोस में कन्वर्जन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है ना, यह रहता है इसके अंदर। तो ये थे अपने नोट कर लें साथ साथ में, अगला बिंदु इसमें अपन देखेंगे। अब बात करेंगे वायुमंडल में जल, देख रहे हैं ना, एक आता है संघनन। तो वायुमंडल में जल का तापमान घटने से केंद्रकों के सहारे जमना या इकट्ठा होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है।
क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। इसके थ्रू ही बादल बनते हैं, संघनन के थ्रू ही क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें केंद्रक शब्द आया है, तो वायुमंडल में क्या होते हैं? केंद्रक क्या होते हैं? वायुमंडल में धूल, धुआं, नमक के कण होते हैं। ये निलंबित रहते हैं, हवा के अंदर उड़ते रहते हैं, वायुमंडल में टहलते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर क्षोभमंडल में पहुंच जाते हैं, और नमी चूंकि हल्की होती है, गैसें क्या है? भारी होती है, तो गैसें जो है जलवाष्पीकृत होकर के ऊपर उठता है, और धरातल में काफ़ी ऊपर जा कर के, और ऊपर अपन देखते हैं धरातल से अपन जो ऊपर जाते हैं तापमान में गिरावट होती है। अपन जो ऊपर जाते हैं तापमान में क्या होती है? कमी होती है। तो एक निश्चित दूरी पर अपन पहुंचते हैं तो तापमान माइनस में होता है। तो जहां तापमान औसांक के आसपास में होता है तो वहां इन धूल धुआं कणों के सारे जल बूंदों के रूप में इकट्ठा होना शुरू कर देता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, ठीक है ना। और जिन बूंदों के नमक के कणों के सारे, धुएं के कणों के सारे ये संघनित होता है, उसको उसका केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन के केंद्रक बोलते हैं उनको। और ये बड़ी इकाई बन जाती है तब उसको अपन क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जल वायुमंडल में है, विभिन्न प्रकार से जाना जाता है, किस रूप में रहता है, ठीक है। आगे है, अगला बिंदु है कि वायुमंडल में जल किन किन रूपों में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट भी कर लें साथ साथ में। कई बच्चों की डिमांड है, सर नोट करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम दें। भैया टाइम तो थोड़ा सा क्या है, लेब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत कम टाइम अपने पास में। टाइम इसलिए कम है कि फर्स्ट ग्रेड की घोषणा आरपीएस ने अक्टूबर में सेकंड सप्ताह की कर दी है। लेब असिस्टेंट का टाइम टेबल ऑलरेडी आ चुका है, अपने टाइम टेबल आने मतलब एग्जाम डेट आ चुकी है 28 से 29 जून। तो शॉर्ट टाइम है, तो मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक जो सिलेबस है आपका वहाँ तक पहुँचे अपन, ठीक है ना। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप, कई रूप है यहाँ। वायुमंडल में जलवाष्प के कई रूप है, जैसे कि औस, तुषार, ठीक है ना। औस है, तुषार है, कोहरा है, और बादल के रूप में, वर्षण के रूप में जल प्राप्त होता ही है ना। तो कई रूपों में यह पाया जाता है। आज थोड़ा स्वास्थ्य नरम है, फिर भी अपन आप पढ़ें, स्वास्थ्य की ओर इग्नोर करें बार बार, थोड़ा सा अपन डिस्टर्ब हो रही इस चीज़ को इग्नोर करें, आप थोड़ा टॉपिक की ओर आप चलें, क्योंकि अपन जैसे भी है लेकिन कोशिश करेंगे टाइम वेस्ट न जाए अपना। पहला है ओस। ओस कब बनती है? जब वायु में या वायुमंडल में तापमान जमाव बिंदु के थोड़ा ऊपर हो। तब जल आधारतल के सारे, आधारतल इसमें जैसे कि पेड़ पौधे, पत्तियों, घास, धरातल पर बूंदों के रूप में जमा हो जाता है। क्या कहते हैं भाई? इसको औस कहते हैं, इस अवस्था को औस कहते हैं। शर्त यह कि तापमान जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए। जमाव बिंदु के ऊपर हो गया तब यदि पानी आते ही नीचे धरातल पे स्पर्श करते जम गया तो उसको तो अपन अपनी भाषा में पाला पड़ना कहते हैं, तुषार होता है वो तो, ठीक है। लेकिन ये औसांक से थोड़ा ऊपर। औसांक किसे कहते हैं? पहले मैंने बता दिया, जिस बिंदु पर, जिस तापमान पर, यानी यहां जमाव बिंदु के ऊपर हो, या कह दें कि औसांक पर हो, औसांक पर हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, ये एक सेम ही बात है।
ओसांक जिस बिंदु पर हवा में संतृप्तता आती है, तो एडवांस जो एक्स्ट्रा जो नमी होती है ना, वो ओस के रूप में पेड़ पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है। ऐसा प्रातःकाल होता है। प्रातःकाल ऐसा देखने को मिलता है, सुबह सुबह अपन जैसे घास पेड़ पौधे की पत्तियों पे देखें तो उसके ऊपर जल बूंदों के रूप में अपने को सूर्य की पहली किरण उन पे गिरती है तो एक चमक के रूप में दिखाई देता है, ठीक है ना। अपन चलते हैं तो पैर गीले हो जाते हैं बरसात के समय में, तो या सर्दी के समय में भी ऐसा बहुत बार होता है, तो उसको अपन ओस कहते हैं। इसके लिए आदर्श दशाएं कुछ होती है। भाई ओस कब आती है, उसके लिए कुछ आदर्श दशा है। आदर्श दशा यह है कि हवा में संतृप्तता हो, दूसरा आसमान साफ हो, तीसरा हवा शांत हो। ये आदर्श दशाएं हैं। हवा में संतृप्तता आ जाती है तभी तो एडवांस जो जलवाष्प वो ओस के रूप में, कणों के रूप में जमा होती है, ठीक है ना। आसमान साफ होना जरूरी है। बादल वगैरह होते हैं बीच में, कुल धूल धुएं के कण ज़्यादा होते हैं तो ऐसा नहीं होता। और हवा भी शांत है, वरना हवा तो जलवाष्प को अवशोषित कर लेती है। तो ये कई इसके रूप है जिसके अंदर अपन देखते हैं कि ये उच्च सापेक्षिक आर्द्रता हो, वह ठंडी लंबी रात हो। ये कुछ शर्तें हैं। ये कुछ शर्तें हैं जब किसके लिए, ओस बनने के लिए। हवा का संतृप्त होना, आसमान साफ होना, हवा का शांत होना, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होना और ठंडी लंबी रात होना, ये शर्तें जब है तो उस समय ओस के रूप में जल अपने को उपलब्ध हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा आपने नाम लिया है तुषार का। तुषार में वही बात है, सेम ही बात है, जब वायुमंडल में तापमान जमाव बिंदु के पास हो, यानी ओसांक से नीचे, ठीक है ना, हो, तो जलवाष्प बर्फ के रवों के रूप में जम जाती है। उसको तुषार कहते हैं। अपन अपनी भाषा में कहते हैं भाई पालो पड़ गो, ठीक है ना, अपनी भाषा में कहते हैं पाला पड़ गया, तो ये तुषार है। इसमें तापमान जो है ना वो ओसांक से नीचे होता है, जमाव बिंदु पर होता है। तो जैसे ही जलवाष्प है वो बड़े बड़े बर्फ के रवे बन जाते हैं। रवे बनने का मतलब जैसे अपने रुई होती है उस प्रकार से हवा में लटकती हुई रहती है जलवाष्प। जैसे जिस आधार पर किया वो संपर्क में आती है तो तुरंत वो है एक प्रकार से जम जाती है, ठीक है ना। तुषार के बाद में हिमपात होता है। तुषार के बाद में क्या होता है, हिमपात होता है, तो उसको अपन तुषार बोलते हैं। तो यहाँ शर्त, ये सभी शर्तें इसके लिए लागू है। हवा संतृप्तता से आसमान साफ होना, हवा का शांत, सब शर्तें लागू है। फर्क कितना है, फर्क एक ही है कि इसमें तापमान जमाव बिंदु पर होना चाहिए, ठीक है ना, ओसांक पर नहीं, तापमान जमाव बिंदु पर होना चाहिए हवा का। उसको अपन क्या बोलते हैं, तुषार बोलते हैं, ठीक है ना। नोट कर ले आज से। अगला बिंदु अपन देखेंगे कोहरा या कुहासा। अगला बिंदु है कोहरा या कुहासा। ऐसा कब होता है, इसमें भी क्या होता है, जब
हवा में एक तापमान पर, सीधा लिख देता हूं, जब हवा में संतृप्तता हो वह आर्द्रता की अधिक मात्रा का धरातल के पास धुएं, नमक, धूल के कणों के चारों ओर जमा होना, जिससे दृश्यता खत्म हो जाती है, ठीक है ना, उसे अपनी भाषा में अपन कोहरा बोलते हैं भैया, कोहरा कहते हैं, अपनी भाषा में धूर कहते हैं ना, कहते हैं, ठीक है। कुहासा क्या है? कुहासे में जब कुहासा, ये अलग ही लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसको कोहरा कहते हैं, कुहासा इसी का भाग है। जब कोहरे में दृश्यता और अधिक कम हो जाए, दृश्यता और अधिक कम हो जाए तो बनी स्थिति, यानी इससे और ज़्यादा कहें तो कि तेज स्थिति होती है, ज़्यादा धुआं जिसको अपन आ जाए, ज़्यादा कोहरा आ जाए है, उसमें दृश्यता और ख़त्म हो जाए, तब उसको कुहासा कहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? कुहासा कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है धूम्र कोहरा, बार बार प्रश्न पूछते हैं इसका भी, धूम्र कोहरा ये कहाँ आता है भैया? ये शहरों के पास प्रदूषण के कारण, शहरों के पास प्रदूषण के कारण धुआं ज्यादा होता है शहरों के अंदर, है ना, तो प्रदूषण के कारण धुएं के साथ कोहरा आना, ये और ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? धूम्र कोहरा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? धूम्र कोहरा बोलते हैं। दिल्ली वगैरह, बंबई वगैरह में इस तरह की स्थिति बनती है, दोपहर तक आसमान साफ नहीं होता धूम्र कोहरे के कारण, और दृश्यता खत्म हो जाती है। तो बहुत बार दिक्कत क्या आती है, जो फ्लाइट्स है वो काफ़ी बार लैंडिंग नहीं कर पाती है, आसमान में घूमती रहती है ना। तो सर्दियों में ऐसा प्राय देखने को मिलता है, अपने दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, इस तरह की कंडीशन बनती है। तो ये धूम्र कोहरे के कारण ऐसा होता है, जहाँ प्रदूषण अधिक है वहाँ ये स्थिति बनती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं संघनन के तहत बादल का बनना, ठीक है। अगला बिंदु है बादल। तो जलवाष्प इन चार रूपों में बादल क्या होता है? जब जलवाष्प केंद्रकों के सहारे वायुमंडल में केंद्रकों के सहारे जमा हो जाए तो निर्मित संरचना बादल कहलाती है।
ये धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर ऐसा होता है। और इसमें होता क्या, बादल बनते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले भाई, नोट कर ले, एक सेकेंड। It's 6:19 p.m. By the way, airplane mode is on, so you reach your new notification. तो ये संरचना धरातल से काफ़ी ऊंचाई बनती है। डिस्टर्ब क्लास होने के लिए सॉरी, थोड़ा अपन डिस्टर्ब ही है नज़ले के कारण, तो डस्ट लगने से कभी कभार हो ही जाता है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखते हैं बादल कैसे क्या बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो जलवाष्प वायुमंडल में केंद्रों के सहारे जब इकट्ठा हो जाती है तो बड़े सौरमंडल में ऐसा होता है, इस प्रकार से सारे इकट्ठा होते होते बड़े आकार की संरचनाएं बन जाती हैं, तो उसको अपन बादल बोलते हैं, जिनसे वर्षा अपने को प्राप्त होती है। क्या होते हैं बादल, कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं। बादल ये सारी घटनाएं एक सौरमंडल में होती है, इसलिए सौरमंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, सेवन मंडल भी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंडल ही अपने सौरमंडल में जलवाष्प ऊपर पहुंचकर केंद्रकों के सहारे जमा होने से बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं बादल। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, पहला जो है उसका नाम है पक्षाभ बादल। ये पक्षाभ जो बादल होते हैं ना, अधिक ऊंचे, ये सबसे अधिक ऊंचे होते हैं, नाम से ही है, विदित है, काफी ऊंचाई पर होते हैं। अर्थात ये 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ठीक है, देखने पर पक्षी के पंखों के समान दिखाई देते हैं। ठीक है ना, पक्षी के पंखों के समान दिखाते हैं, इसलिए इनको पक्षाभ कहते हैं। ठीक है, इनकी आभा जो है पक्षी के पंखों के समान होती है। ठीक है, तो काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर बने होते हैं, 8,000 से 12,000 मीटर, 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। ठीक है, दूसरा है कपाशी मेघ। ठीक है, या बादल का जो की बात है, ये धरातल से 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये कपास के समान दिखाई देते हैं। कपास रुई जो होते हैं, कॉटन जिसको बोलते हैं, के समान दिखाई देते हैं।
ये काफ़ी बिखरे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है ना। भाई आसमान में काफ़ी बिखरे हुए होते हैं। इनका आधार चपटा होता है, इसलिए इनको कपाशी, यानी इस प्रकार से बादल बने होते हैं, आधार चपटा हो, ठीक है ना। तो इस तरह के बादलों को कपाशी वर्षी मेघ, कपाशी बादल के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा, स्त्री मेघ। जैसा कि नाम से पता लग जाता है, ये परतदार बादल होते हैं, इनमें कई परतें पाई जाती है। होते हैं, इनकी ऊंचाई धरातल से 3000 से 4000 मीटर के आसपास रहती है। ठीक है ना। ये भी काफ़ी बिखरे रहते हैं, नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, आगे चलें। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्त्री मेघ, ये परतदार बादल होते हैं, इनकी ऊंचाई धरातल से 3 से 4000 मीटर के आसपास में पाई जाती है। ये भी काफ़ी बिखरे रहते हैं। इनका निर्माण भिन्न तापमान की हवा के मिश्रण से होता है। भिन्न तापमान की हवा के मिश्रण से इनका निर्माण होता है। ठीक है। चौथा प्रकार वर्षा मेघ। ये सबसे नीचे अर्थात धरातल के पास बनते हैं। ये काले घने बादल होते हैं, जिनमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना, जिनमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। ये काले होते हैं ना, तो सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। ठीक है। तो अपन ने 4 प्रकार देखे। यदि इनको अपन इस क्रम में देखें, ऊंचाई के आधार पर इनका क्रम में अपन देखें, तो देखो सबसे नीचे धरातल के पास में, ये धरातल मान ले इसको अपन। तो सबसे पहले कौन से हो गए? वर्षा मेघ। ठीक है ना। उसके बाद में कौन से हो गए? स्त्री मेघ। फिर हो गए कपाशी मेघ, और अंत में हो गए पक्षाभ। ये 4 प्रकार हैं इनके। ठीक है ना। इनके
चारों को यदि अपन देखें तो मूल कणों के आधार पर इनके कई प्रकार बना रखे हैं। इन चार मूल रूपों के आधार पर इनको 3 समूह में बांटा गया। 4 प्रकार हैं, समूह 3 समूह बनाए गए हैं, 3 समूह में बांटा गया है। सबसे पहले है अधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचे मेघ। दूसरा है मध्यम ऊंचाई वाले मेघ। और तीसरा है सबसे नीचे पाए जाने वाले मेघ। 3 प्रकार है इसके ऊंचाई के आधार पर, ठीक है ना। तो पहले सबसे ऊंचे पक्षाब ही है, पक्षाब कपासी, ठीक है ना, और पक्षाब स्त्री। पक्षाब कपासी, सबसे ऊंचा पक्षाब कपासी, पक्षाब स्त्री। ये तो हो गए सबसे अधिक ऊंचाई वाले बादलों के प्रकार, ठीक है ना। दूसरा अपन मध्यम ऊंचाई में अपने स्त्री मेघ है ना, तो स्त्री और कपासी मेघ है। तो स्त्री मेघ और दूसरा मध्य स्त्री, कपासी, मध्य कपासी, ठीक है ना, मध्य कपासी, ये है इसके प्रकार। और कम ऊंचाई वाले जो है, सबसे अंत वाले जो बादल है उसमें स्त्री कपासी, ये कम ऊंचाई में भी शामिल करते हैं इसको। एक सेकंड, स्त्री वर्षा और कपासी वर्षा, जिसके साथ वर्षा आ गई ना, कपासी वर्षा। तो ये 3 रूप हो गए इसके। देखो सबसे अधिक ऊंचे है पक्षाब कपासी, पक्षाब स्त्री, मध्यम स्त्री मध्य, कपासी मध्य, और सबसे नीचे स्त्री कपासी, स्त्री वर्षा और कपासी वर्षा। वर्षा साथ में आगे सबसे नीचे वाले बादल, ठीक है ना। तो ये हो गए। अब अगला टॉपिक इसमें रहेगा अपना वर्षण के प्रकार, ठीक है। वर्षण जो है उसकी चर्चा करते हैं, नोट कर ले यहां से। एक बिंदु हो गया इसमें वर्षण, ठीक है। अभी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट का समय लेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाए, पूरा हो जाएगा अपना ये टॉपिक वाला है ना। इसमें प्रश्नोत्तर सीरीज साथ साथ में दे ही रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर सीरीज भी साथ साथ में पढ़े। वर्षण है क्या? यानी संघनन हो जाता है, संघनन के बाद जलवाष्प का धरातल पर जल बूंदों के रूप में आना, जल बूंदों के रूप में आना क्या कहलाता है? वर्षण कहलाता है। ठीक है, 3 प्रकार है इसके। एक तो है संवहनीय वर्षा,
इसमें भी इंक नहीं है, 1 सेकंड भाई। दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। फ्रंटल बोलते हैं इसको। चक्रवाती वर्षा की चर्चा अपन ने कर ली, उष्ण कटिबंध चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दो देखते हैं ये। पहला संवहनीय वर्षा। इसमें क्या होता है, जब संघनन के बाद बादल भारी होकर नीचे की ओर बैठते हैं, नीचे आते हैं आसमान से, है ना, तो नीचे की हवा दबाव सहन नहीं करती है, ठीक है। वह ये बादल, ऊंचाई पर तापमान कम होता है, नीचे आते तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। गर्म हवा के संपर्क में आने से जलवाष्प को बूंदों के रूप में छोड़ देते हैं। क्या कहलाता है? संवहनीय वर्षा कहलाती है। संवहनीय वर्षा कहलाती है, ठीक है ना। यानी ऊपर बादल होते हैं, बादल भारी हो गया, धरातल के पास में भारी होने के बाद में नीचे बैठेगा, बारिश का बड़ा ठंडा हो गया तो नीचे बैठेगा, गर्म हवा के संपर्क में आएगा, यहाँ गर्म है, यहाँ हवा ठंडी है, ठीक है ना, तो नीचे बैठा, यहाँ आया, गर्म हवा के संपर्क में आया, तो यहाँ जो संघनन जलवाष्प थी वो बूंदों के रूप में नीचे आना शुरू कर देगी। तो इस तरह की वर्षा है, संवहनीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में उदाहरण है इसका, भूमध्य रेखीय वर्षा अधिकतर संवहनीय वर्षा होती है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, ठीक है। दूसरा प्रकार पर्वतीय वर्षा। जब संतृप्त हवा पर्वतों के सहारे, पर्वतों के ढाल के सहारे ऊपर उठती है, तो ऊपर उठेगी, भाई ये पहाड़ है, इसके सहारे हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ उसको ठंडा वातावरण मिलेगा, ठीक है, तो संघनित हो जाएगी। तो संघनन के द्वारा बादल बनते हैं, ठीक है, वह यहीं पर वर्षा करते हैं। घर्षण होता है इसमें, बादल बनते ही पर्वत के सहारे ऊपर उठ करके बादल बनते हैं, संघनन होता है, संघनन होकर के पहाड़ी का जो ढाल है इससे घर्षण होता है, इसके कारण जो वर्षा है वो जल बूंदों के रूप में प्राप्त होता है, यही वर्षा करते हैं। इसे कौन सी वर्षा कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं, ठीक है ना, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसके सारे ऊपर उठते हैं, यहाँ वर्षा करते हैं, ठीक है ना। उदाहरण, हमारे भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, यहाँ यही वर्षा होती है, ठीक है ना। पूर्वी जो घाट है अपना, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वो क्या रह जाता है? वर्षा प्रदेश में रहता है, क्योंकि ये इस पहाड़ के सारे, और हिमालय जो क्षेत्र है उसमें भी इसी तरह की वर्षा होती है। अपने हिमालय में, हिमालय प्रदेश में भी यही वर्षा होती है, ठीक है। तो ये कौन सी वर्षा है? पर्वतीय वर्षा। और दूसरी संवहनीय वर्षा, और तीसरी चर्चा इससे पहले वाली वीडियो में कर दी अपने,
चक्रवातीय वर्षा। चक्रवात से वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसकी चर्चा अपन ने पहले कर ली है, ठीक है ना, नोट कर लिया से। एक दो बिंदु और बता देते हैं आपको। एक होता है सहिमवृष्टि, एक होता है कर्कापात। सहिमवृष्टि और कर्कापात, ओले गिरना जिसको अपन बोलते हैं ना, क्या होता है देखो, यहां लिख देता हूं मैं। सहेम वर्षा जब धरातल की परतों के पास, धरातल के पास की परतों का तापमान जमाव बिंदु पर हो तो वायुमंडल की जलवाष्प बर्फ रवों के रूप में धरातल के संपर्क में आते ही जम जाती है, ऐसी वर्षा होती है, उसको सहिमवृष्टि बोलते हैं, सहिम वर्षा बोलते हैं, ठीक है ना, सहिम वर्षा बोलते हैं। और ठंडे प्रदेशों में यही वर्षा होती है जिसको हिमपात बोलते हैं। इसी तरह की वर्षा होती है इसको हिमपात, यानी बर्फ रवों के रूप में सीधी धरातल पे संपर्क करके जमी जाती है, तो उसको हिमपात कहते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि तापमान जमाव बिंदु से नीचे होता है। एक होती है ओलावृष्टि या कर्कापात। इसमें क्या होता है, जब वायुमंडल में ऊपरी बादल के नीचे की परत का तापमान जमाव बिंदु से नीचे हो, ठीक है ना, तो उस परत से गुजरने वाली बूंदें जमकर, यानी जम जाती हो, उस परत से गुजरते हुए बूंदें धरातल पर आती है, उसे कर्कापात या ओलावृष्टि कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा कभी कभार होता है, ऐसा कभी कभार होता है, सदैव नहीं होता भैया। जैसे ये धरातल है, यहां बादल बना हुआ था, यहां से जल बूंदों के रूप में वर्षा प्रारंभ हुई। अब यहां जो लेयर थी ना, इसका तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, किसी कारण से तापमान गिर गया इसका। अब इस परत के अंदर से ये बूंदें गुजरी ना, तो यहाँ गुजरने के बाद में वो जम गई और सीधे नीचे आएगी, तो जल बूंदों के रूप में ना करके ठोस बर्फ के टुकड़ों के रूप में आएगा, जिसको अपन कहते हैं कर्कापात या ओलावृष्टि कहते हैं, ठीक है ना। यह इसका कारण है, यह बादल है, समझ गए। तो ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया। सहिमवृष्टि, कर्कापात, ये वर्षा के रूप है और वर्षा के 3 प्रकार हैं अपने देखिए, सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, जिसको फ्रंटल भी बोलते हैं। तो ये वायुमंडल में जल के प्रमुख रूप देखने को मिलते हैं। इसकी प्रश्नोत्तर सीरीज भी आपको मिल जाएगी। आप पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ में। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक उसका फायदा मिल जाए, ठीक है ना। तो जरूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी के साथ में। संपूर्ण भूगोल फर्स्ट ग्रेड, लेबर असिस्टेंट सेकंड ग्रेड के टॉपिक और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो टोटल भूगोल है वो हम आपको बिना किसी
कोस्ट के दे रहे हैं, तो ज़रूर हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। आपके सहयोग के लिए हम बिल्कुल लालायित है, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा जो मिशन है वो आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।